जैसा आवाज होना चाहिए। हिलना चाहिए बंगाल, हिलना चाहिए दिल्ली, लड़ेंगे ना? अस्सलाम वालेकुम। नशीब फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बंगाल के प्रभारी जनाब असीम बकार साहब, फोन निकालो पहले तुम। कलकत्ता बंगाल के हमारे तमाम जिम्मेदारान फोन निकाल दो। यहाँ पर मौजूद फोन को पूछो। मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, फोन चालू है वो। मेरे भाई, आज का ये जलसा आपके अपने बंगाल में रखा गया कलकत्ता में, और एक बात आज पता चली, जमात की मोहब्बत जो आपके दिलों में है, उसका जो आपने सबूत दिया कि इस बड़ी बरसात में सब मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ जो बैठे हैं, ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है, ये जमात की पक्की सच्ची मोहब्बत है। ये मोहब्बत होनी चाहिए अगर किसी भी चीज के लिए, इस मोहब्बत का ये एविडेंस है क्या ऑन करना पड़ेगा कि आज मेरा बंगाल का एक मेरा भाई चाहता है कि अब यहाँ बदलाव हो, अब बदलाव हो। इनका टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम। ऐसा चिल्लाओ, लाना है उनको अपना टाइम, लाना पड़ेगा। आज देश के हालात तो आप तमाम के सामने है, नहीं गिरेगा ना। आप सब देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। आपके अपने राज बंगाल को देख लो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी झारखंड में आप देख लो क्या हो रहा है, क्या कहीं भी देखा गया ये है कि कुछ 50-100 बुजदिल आते हैं, पूछते हैं तेरा नाम क्या है, अगर वो बंदा अपना नाम बोल रहे कि मेरा नाम पेरू खान है, या अगर वो बोल रहे कि मेरा नाम तबरेज अंसारी है, तो ये 50-100 गीदड़ एक साथ आकर उसको इतना मारते हैं, मार मार के मार डालते हैं। ये देश के हालात आप तमाम के सामने कि हमारे वो नाम में तासीर है कि अगर कोई हमारा नाम सुन ले तो चाहे फिर गाय के नाम पे हो, चाहे चोरी के इल्जाम में पकड़ा हो, मगर ये बुज़दिल जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, ये आकर एक ही काम करते हैं, मार डालना। क्यों? कि तबरेज अंसारी मुसलमान थे, पेरू खान मुसलमान थे, आए पुलिस प्रशासन किसी की परवाह नहीं, आके मार गए। अरे मैं बोलता हूं, पूछना चाहता हूं, अगर वाकई में जिगरा है, वाकई में मर्द की औलाद है, तो आ जाओ वन बाय वन, दिखाएंगे पावर है, पावर। 150 आ गए, बड़े बुजुर्ग आदमी को दाढ़ी वाला देख लिया, टोपी वाला देख लिया, पकड़ के मार दिया। ये देश के हालात आज किसकी वजह से? क्योंकि जो सत्ता है सरकार में जाकर बैठी है, वो सत्ताओं ने उनको शह दिया है कि तुम जाओ अपनी जो आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता जो हिंदुत्व की, उसको आगे बढ़ाओ, डरो मत किसी से, जाओ मारो। और दूसरे जो अपोजिशन में बैठे हैं, खामोश, हमारा वोट बैंक हिल जाएगा। अरे लात मारो ऐसी कुर्सी को जो मजलूमों के लिए आवाज उठाने में तुमको रोकती हो, लात मारो ऐसी कुर्सी को। ये लोगों ने तुमको चुनकर इख्तियार की कुर्सी पे बिठाया ताकि तुम उनकी आवाज बोलो, नहीं कि तुम्हारी वोट बैंक को पकड़ के रखो। अगर जमात का एमएलए को ऐसा करे, हम लात मार देते इस कुर्सी को। नहीं, हम आए मजलूमों की आवाज बनकर, हम आए आपकी आवाज उठाने, हम आए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, हम आए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। यह है जमात का काम। मगर जो सत्ता में बैठे हैं, किसकी वजह से? इनकी वजह से। ये आपका काम नहीं कर सके, ये आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ सके, ये आपका विकास नहीं कर सके, ये आपका डेवलपमेंट नहीं कर सके,
ये आपके बच्चों को पढ़ाई के इदारे नहीं दे सके, इनकी वजह से लोगों ने इनको धुतकारा फटकारा और सत्ता में लाकर बिठा दिया। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। हम टीएमसी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को दे दिए, कांग्रेस को नहीं देंगे, टीएमसी को दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। कोई हमारे पास अपनी खुद की ऐसी पार्टी या ऐसी जमात नहीं थी जो हमारे हक के लिए लड़े, जो हमारी हक बयानी करे। मगर आपने खुद ने देखा कि इतने वर्षों में चाहे दादरी हो जाए, चाहे बाबरी हो जाए, शरीयत पे मदाखिलत की बात आ जाए, गौ रक्षकों के खिलाफ बोलने की बात आ जाए, मजलूमों पर अत्याचार की बात आ जाए, माइनॉरिटी और दलित भाइयों पर जुल्म की बात आ जाए, तो आवाज उठी तो आपके और हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई। आज एक ऑप्शन है आपके पास। ये लोग जो 2 वर्षों में नहीं कर सके वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेंगे। और ये हम बोलते नहीं है, आज आपको लगेगा वारिस पठान आए कलकत्ता की सड़क पे खड़े रह के बोल दिया। अरे सबूत दिया आपके पास, सबूत दिया। चाहे आप पार्लियामेंट उठा लो, चाहे किसी टीवी के डिबेट को देख लो, चाहे आप रस्ते के ऊपर खड़े रहकर हमने आवाज उठाई कि नहीं मुस्लिमों, मुसलमानों और जो जुल्म हो रहा है, दलित भाइयों पर जुल्म हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। हम भी इस देश में हकदार हैं, हमको पूरा हमारा हक मिलना चाहिए। हम यहाँ किराएदार नहीं है, हम इस देश के हकदार हैं। ये बात हमने रखी लोगों के सामने। आज एक ऑप्शन दिया लोगों को हमने, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 2014 में चुनाव आए महाराष्ट्र में, आप ही की तरह मेरे भाई और बुजुर्गों ने वहां दिल से मेहनत की, जमात को मोहब्बत दी और 2 आमदान को चुनकर लाए। मुंबई जैसी जगह से, साउथ मुंबई, जो मुंबई की कहने वाली नाक है बाइकुल्ला, वहां से आपकी दुआओं से, मेरी मां बहनों की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से मैं वहां से जीत कर आया। क्या बड़े डॉन खड़े हो गए थे, भाजपा के मंत्री खड़े हो गए थे, कांग्रेस के 3 टर्म एमएलए खड़े हो गए थे। ऐसी जगह से आपकी दुआओं से एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फर्स्ट टर्म लड़ने वाला आमदार चुन कर आता है। क्यों? उसकी वजह है, वजह है उसकी। और वजह यह है कि वहां भी लोगों ने देखा था कि इतने वर्षों से हम वोट देते आ गए तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को, कांग्रेस को दे दिया, राष्ट्रवादी को दे दिया हमने वोट, मगर कुछ काम नहीं हुआ। हमारा नियत ही नहीं थी इनकी हमारा काम करने की। चुनाव के पहले आए, वोट मांगा, चुनाव होने के बाद क्या काम किया हमने? आज आजादी को 70 साल हो गए। इस आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी, शहीद हुए इस आजादी के लिए। मगर आज भी एम्पिरिकल डेटा है जो ये बताता है कि हमारे इस महान भारत देश में जो रहने वाला मेरा आज भी मुसलमान भाई और दलित भाई है, एक पिछड़ा हुआ वर्ग है। वो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड है और पॉलिटिकली बैकवर्ड है। आज आपने खुद ने देखा कि पार्लियामेंट में या ऐवान असेंबली में कितने मुसलमान नुमाइंदे भेजे गए, बताओ। अरे अगर आप टिकट नहीं दोगे लड़ने के लिए, किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, तो हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी? हमको भी अधिकार है, हमको भी हक है, हम भी हमारे बच्चों का भला चाहे, हम भी हमारे माशरे का भला चाहे, हम भी हमारे कौम का भला चाहे। यह अधिकार हमको भी है इस देश में, कि हमने जाने गंवाई है इस देश के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये अधिकार हमसे छीना गया। आज भी हमको एक सेकंड दर्जे का शहरी माना जाता। तो मैं यही पूछना चाहता हूं
मिस्टर मोदी, इंडिया गेट पर जाके देख लो। असद साहब ने कहा ना उस दिन 90,000 नाम है, तो हमारे कितने नाम है उसमें? 65%। और ये RSS चड्डी के कितने नाम है किसी के? अरे ये तो थे भी नहीं आजादी की लड़ाई में, और आज आकर वारिस पठान को सिखा रहे नेशनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है। आज सीखना है क्या अपने को इनसे? सिखाएंगे, बताएंगे, जताएंगे, दिखाएंगे कि हमने क्या किया। और ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, ये RSS आज हमको सिखा रहे हैं नेशनलिज्म। 52 साल तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में नहीं ले रहा है ये RSS। ये चड्डी जो भी बड़े हो गए पैंट पे आ गए, अच्छे थे थोड़े थोड़े बड़े हो गए अपना आ गए। 52 तिरंगे को लहराया नहीं अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे। क्यों? अरे ये अशुभ कलर है, हमारा अशुभ कलर तो है सैफरन, भगवा। और आज आप सिखाने बैठ गए हमको। ये नहीं, हमारा देश महान देश संविधान को मानता है साहब। वो संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, वो संविधान जो हमको कायदे कानून का पालन करना सिखाता है, उस संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। मगर आप रात और दिन इस संविधान की धज्जियां को उड़ा रहे हैं। इस देश का जो सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म है उसको आप पूरी तरह नष्ट कर रहे हो। इस देश को आप रिलीजन के नाम पर बांट रहे हो, टुकड़े कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आपकी ये मानसिकता, आपकी ये पॉलिसी। इसी वजह से जो मैंने शुरू की थी बात, तभी मैंने कहा था कि ये गौ रक्षक जो है ये मोदी की शय में, मोदी की शरण में आकर आज लोगों को, बेगुनाह मुसलमानों को और दलितों को आए दिन रास्ते पे मार डाल। नया स्लोगन, पहले भारत माता की जय। अरे मैं नहीं बोला, आज भी नहीं बोलता, मेरे को निकाल दिया असेंबली से। चल निकल गया, कोई टेंशन नहीं, डरूंगा। डरते हैं क्या? तो डरते हैं क्या? ईमान बढ़ाया कुर्सी बढ़ी, ईमान बढ़ाया कुर्सी बढ़ी है। ईमान पे था ना, क्योंकि मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम मीन का आमदा ईमान पे अपने हक की लड़ाई संविधान में लेते थे। मगर ये सरकार है, आज भी अगर नहीं जागे, आज भी अगर हम लोग एक नहीं हुए, आज भी अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, इत्तेहाद पैदा नहीं किया, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि हमारे को टोपी भी पहनने नहीं देंगे और उन पर दाढ़ी भी रखने नहीं देंगे। ये वो दिन आज जागना होगा, क्योंकि आज आप सबने देखा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट में जिन एमपीज को आपने चुनकर भेजा आपका काम करने के लिए, आपके मुद्दों पर बात रखने के लिए, आपका डेवलपमेंट की बात रखने के लिए, वो पार्लियामेंटेरियन जब एक मुसलमान एमपी हलफ लेने जाता है तो वहां पर क्या नारेबाजी होती है? जय साहब, जय श्री राम ने, जय साहब, बोलो भारत माता पे, बोलो ये। अरे तुमको वहां भेजा है नारेबाजी करने के लिए क्या? हाँ, नारेबाजी बाहर कर रहे हो, नारेबाजी अंदर कर रहे हो। ये नारेबाजी का इफेक्ट पूरे देश के रस्तों पे आज हो गया है मोदी जी, जिसके जिम्मेदार आप और आपके तमाम चुने हुए सांसद जो आज बैठे ये लोग। इनकी वजह से ये अंदर बोले, इनकी आवाज बाहर गई और बेकसूर तबरेज अंसारी को बाहर डाला। इनकी आवाज बाहर गई, रास्ते पे रुका रुका के बेचारे हमारे टैक्सी वाले भाइयों को बुलाते बोलते जय श्री राम बोल, नहीं बोलता मारते। ये हो रहा है क्योंकि तुम्हारे चुने हुए नुमाइंदे, तुम्हारी आइडियोलॉजी वाले, तुम्हारी मानसिकता रखने वाले, ये लोगों ने शुरू किया और आज पूरा देश भुगत रहा है। और इतना ही नहीं, ये बात आज विदेशों में चले गई। यूनाइटेड नेशन जैसी जगह के ऊपर हमारे भारत का नाम खराब करने की कोशिश से भाजपा और बजरंग दल वालों ने की, याद रखना।
इस बात को भूलना नहीं कभी इसके नाम पे, क्योंकि मानसिकता इनकी है। देखो मैं बोलना चाहता हूं, मेरी लड़ाई मेरे हिंदू भाई बहनों से नहीं है। मुझे बहुत से हिंदू भाई बहन मेरे मिलते हैं कि वारिस भाई अभी नहीं चाहते कि लोग ये करें। हमारी लड़ाई उनसे है जो ये मानसिकता रखते हैं कि हमारे महान देश को हिंदू राष्ट्र बनाए, हमारे महान देश में हिंदुत्व फैलाए। हमारी लड़ाई उनसे है और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं उनको हिंदू राष्ट्र तो बनाने नहीं देंगे। मगर लड़ाई उनको रोकने के लिए आज आपके पास अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। हमारे पास इन जैसे आतंकवादी नहीं है जो मालेगांव में ब्लास्ट किए, लोगों की जानें चले गई, फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनको टिकट दिया, आज पार्लियामेंट में बिठा दिया। साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहा हूं, वो महान जिसने हमारे देश का एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे जो पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दिया, उसको ये बोला कि मैंने इसको शराब दिया। ऐसी औरत को नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया और आज वो पार्लियामेंट में जाके एमपी बन के बैठी है। अगर यही हालत रही, ऐसे लोग जाकर बैठे तो सोचिए देश का क्या हो। हमें तो ऐसे लोग नहीं है, हम तो कायदा कानून का पालन करने वाले लोग हैं। चलो नहीं, बारिश है अल्लाह की रहमत अपने लिए। मुझे भी छतरी की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर तकलीफ उठा लेंगे तो आगे हमारे बच्चे सुकून की सांस ले सकेंगे। अल्लाह की रहमत बरसने दो, दिखाने दो इन लोगों को भी है। बताओ ये नजारा के देखो, पड़ती हुई बारिश में भी लोग यहाँ बैठे थे, क्योंकि ये हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए आए, ये लोग संविधान को बचाने के लिए आए। ये मजलूमों की लड़ाई, मजलूमों और दलितों की जो खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हक की आवाज है, बताओ लोगों को ये हक की आवाज है। अगर अब हम नहीं जागे तो आगे इसी तरह के लोग जाते रहेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, बल्दिया में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे और इसी तरह से हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ भी अन्याय और अत्याचार होता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमको ये सोचना है कि आगे भी इसी तरह रहना है हमको, जो इतने वर्षों से हम गुजरते आए, कि आगे भी इसी तरह हमको अत्याचार फेस करना है, जुल्म फेस करना है, या हमको भी हक के साथ सर उठाकर हमारे इस देश में जीना है। अगर यह करना है तो भाइयों, आप तमाम को मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का साथ देना होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देना होगा। क्योंकि देश में देखा यह गया है, कादरी पर बोले ओवैसी, बाबरी पर बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, पहलू खान पे बोले ओवैसी, कपड़ेश पर बोले ओवैसी, शरीयत पे मदा गलत बोले ओवैसी, दलितों पे अत्याचार हुआ बोले ओवैसी, तो फिर वोट भी ओवैसी को क्यों नहीं? ओवैसी तो टीएमसी ममता दी, फिर एमओ था बाबू मोशन, फिर वोट भी ओवैसी को मिलेगा, याद रखो। हक के लिए जो लड़ेगा, आवाम उसके साथ रहेगी। और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का काम है हक की लड़ाई लड़ना, आपकी लड़ाई लड़ना। बारिश आ रही है, बोलना बहुत सारी चीजें मैं चाहता था, बहुत सारा 1 घंटे का भाषण बोलेंगे, अब चाय वाले पे भी जाएंगे, ममता दीदी पे भी जाएंगे, सबका 1 by 1 नंबर लगाएंगे।
क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि जब से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल में कदम रखा है, ये खुद वफाक परस्त पार्टियों की नींदें उड़ी। नींद खराब हो गई। जहां जहां उनको पता चलता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ रही है, अब ये लोग हक की बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे और लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा कि वाकई में हमारे साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने की बात करेंगे, तो इनकी जो गंदी सियासत है उसकी नैया डूबने वाली है। तो क्या किया इन्होंने? कल भी हमने बंद हॉल लिया था। मेरी जानकारी के मुताबिक आज जो मीटिंग है ये एक बंद हॉल में होने वाली थी, मगर दीदी ने उस हॉल को पहले बुक करके सब कैंसिल कर दिया। वाह दीदी वाह, क्या दीदी ऐसा कर दिया हमारे साथ। अरे हमको लड़ने दो ना, आप में ताकत नहीं है भाजपा से लड़ने की, आप लोग में ताकत नहीं है इनको हराने की, हम में ताकत है। 28 दिन में औरंगाबाद में लड़े, पार्ट टाइम एमपी को उसके घर भेज दिया। अगर 1 साल पहले यह तैयारी कर लिए तो क्या होगा मुमताजी समझ लो। अरे ये तो उनकी घबराहट और भोखलाहट है कि किसी भी तरह मजलिस को आगे मत दो, लेकिन नहीं जाएंगे। अरे डरने और घबराने वाले का नाम मजलिस सकता है, शेरों की जमात है। गए वो दिन गए, पकड़ लेंगे, जेल को डालेंगे, डालो, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप हाथ बयानी होगी, आपकी लड़ाई होगी, विकास होगा, समाज आगे बढ़ेगी, हम सब साथ में लेकर बंगाल का विकास करेंगे। करेंगे। सुन लो दीदी, आप हॉल बुक करके बंद कर सकते हो, लेकिन हमारी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। याद रखो ये बात, डराना घबराना नहीं हमको, बीजेपी लिए डर के आ जाएंगे, लड़ेंगे। देखा ना हमारी ताकत, 28 दिन में पाटम के एमपी को उसके गांव भेज दिया, उनके घर में घुस गए। अगर यहाँ आ गए तो क्या होगा, यही सोच के कभी हॉल नहीं दे रहे, कभी बोले केस करेंगे, करो केस, हॉल मत दो, क्या खड़े हो जाएंगे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही। इंशाअल्लाह इसी तरह मेरे भाई वापस जमा हो जाए। हक की लड़ाई लड़ने आए हम लोग। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अरे दिल्ली तक तो अभी आवाज पहुंचाना बाकी है, अभी थोड़ा बंगाल तक 5-10 मिनट जाने दे, दिल्ली का भी कनेक्शन आता है अपने को। अरे दिल्ली तक तो आवाज जाना ही चाहिए ना। जब मोदी ने उठा के आतंकवादियों को दिल्ली के पार्लियामेंट में भेज दिया, तो क्या हम कोई शरीफ इंसान को हमें से लेकर नहीं भेज सकते क्या पार्लियामेंट? वही करना है अब बंगाल में, हम भी नुमाइंदे लड़ाएंगे इंशाअल्लाह। सदर साहब डिसाइड करेंगे बंगाल में कब चुनाव लड़ना, किस तरह लड़ना, और इंशाअल्लाह इसी तरह लड़ेंगे कि इनको दिखाएंगे चुनाव क्या होता है और जीत क्या होती है, और हक की लड़ाई किसको बोला जाता है ये दिखाएंगे। जज्बा रखना, जज्बा, डरना नहीं। मैं अपने बुजुर्गों से बोलना चाहता हूं, ये 50-100 आ जाए, डरना नहीं। अपने पास ताकत है, तलवे की ताकत है। ये कलवा है ना, ये 100 को पछाड़ के फेंक सकता है, याद रखो, तोड़ा सकता है तुमको यहां से वहां तक, मगर हम तुम्हारी तरफ बुज़दिल और कीचड़ नहीं कि खून में आके लड़े। मर्दों के माफिक जिए, मर्दों के माफिक बढ़ते हैं। ये सियासत बंद कर दो, ये मारना काटना गांव के नाम पर चोरी कर दिया, मारना काटना बंद करो। कि मुसलमान डरता नहीं, लेकिन हम हमारे संविधान को लेकर चल रहे हैं। हम हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना नहीं चाहते।
हम हमारे देश में एकता रखना चाहते हैं, मगर ये मत समझो मोदी कि तुम हमको इस देश का किराएदार समझोगे। नहीं नहीं नहीं, हम इस देश का हिस्सेदार हैं। जितना अधिकार इस देश पर नरेंद्र मोदी का है, उतना अधिकार इस देश के वारिस पठान का भी है और मेरे हर एक बंगाल के भाई का भी है यार। तो तुम ये नहीं सोचना डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, डराओ डराओ। अरे हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं पकड़ा।